ये आरएसएस, ये संगठन क्या है, आरएसएस का विचार क्या है? जिस आरएसएस ने स्वाधीनता आंदोलन में सहभाग नहीं लिया, संविधान को नहीं माना, इस देश के राष्ट्रगीत को नहीं माना, राष्ट्रगान को नहीं माना, झंडे को नहीं माना, वो आरएसएस की विचारधारा है। वो नाम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं, मगर उनके विचार किसके हैं? तो गोलवलकर और हेडगेवार ये उनके विचारों मानते हैं, वो गोडसे के विचार मानते हैं। तो विचार तो उनके अलग हैं। और बताने की बात यह है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, मगर ना वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना इस देश की लोकशाही को मानते हैं। वो तानाशाह और मनुवाद को मानते हैं। सत्ता संग्राम, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम महाराष्ट्र के इलेक्शन को विधानसभा में जाके बड़ी ही बारीकी से समझ रहे हैं। आज हम विदर्भ के एक प्रचलित विधानसभा में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में है, और हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जी से, जो विगत कई वर्षों से इस विधानसभा की नब्ज, इस विधानसभा की जो यथास्थिति है और जो परिस्थिति है उस पर नजर बनाए हैं, और कांग्रेस के एक अधिकृत उम्मीदवार है। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया में। हम देखते हैं कि देश में एक वातावरण जो महाराष्ट्र की इलेक्शन के बाद उभरा है, लोग बेरोजगारी की पे बात करने लगे हैं, क्योंककि महाराष्ट्र संतों महापुरुषों की जमीन रही है। लोग महंगाई की बात करने लगे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव की बात करने लगे हैं। जिस तरीके से हरियाणा और जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के रिजल्ट हम देखे हैं, तो महाराष्ट्र के रिजल्ट की वजह से सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा देश की जनता को लग रहा है। तो इस पर क्या आप सोचते हैं? नहीं, महाराष्ट्र अलग भूमि है। महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, ये संतों की भूमि है। यहाँ किसी का कट्टरवाद कभी चला नहीं है, ये विचारों की भूमि है। इसलिए ये लोकसभा चुनाव में आप देखें कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें महाविकास आघाड़ी को 35 से अधिक सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 10 सालों से हुआ है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है, लोग सत्ता परिवर्तन पार्लियामेंट चुनाव में भी चाहते थे, मगर कुछ धर्मांध शक्ति की वजह से वो नहीं हो पाई। मगर बैलेंस मैंडेट इस देश में केंद्र में मिला है, उसके चलते महाराष्ट्र की तरफ काफी देश की नजर लगी हुई है कि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है, विचारों का राज्य है, और विचारों के आधार पर ये राज्य निर्णय लेता है। और ये विचार कौन सा है? ये सोशल लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मानने वाला एक विचार है, और महाराष्ट्र ने हर बार इसी विचार का साथ दिया है। इसलिए इस वक्त सत्ता परिवर्तन तय है और महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनने जा रही है। हम देखते हैं सर, आपकी विधानसभा से मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके ऊपर महाराष्ट्र की जनता, यानी दो तरीके का हमको एक विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। जहां विचारधारा की बात आती है वहां पर फडणवीस साहब की भूमिका संशय के इसमें भी जाती है। लोगों ने काफी अलग अलग मुद्दों पर उनको शक के नजर से भी देखा है, जैसा वो भीमा कोरेगांव का एक मुद्दा देखिए, या दीक्षा भूमि का जो पार्किंग का अंडरग्राउंड पार्किंग का मुद्दा है, या फिर जो नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में जो मुद्दे आते हैं उसमें फडणवीस साहब की भूमिका थोड़ा सा अलग रहती है, और वो वहां पर हर जगह अपने आप को लिबरल बनाने की कोशिश करते हैं, पर एक जो यथार्थ स्थिति है वो अलग है। इस पे क्या सोचते हैं आप? देवेंद्र फडणवीस जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, और हर दशहरे में उस संघ के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फुटेज भी है उसके फुटेज भी उसके न्यूज पेपर में भी आए हैं, और वो बोलते भी है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये आरएसएस, ये संगठन क्या है, आरएसएस का विचार क्या है? जिस आरएसएस ने स्वाधीनता आंदोलन में सहभाग नहीं लिया, संविधान को नहीं माना, इस देश के राष्ट्रगीत को नहीं माना, राष्ट्रगान को नहीं माना, झंडे को नहीं माना, वो आरएसएस की विचारधारा है। वो नाम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं, मगर उनके विचार किसके हैं? तो गोलवलकर और हेडगेवार ये उनके विचारों मानते हैं, वो गोडसे के विचार मानते हैं। तो विचार तो उनके अलग हैं। और बताने की बात यह है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, मगर ना वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना इस देश की लोकशाही को मानते हैं। वो तानाशाह और मनुवाद को मानते हैं। सर, इतना सब होने के बाद भी 1 लाख से ऊपर वो मत भी ले लेते हैं,
आप काफी विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपके पहले भी आशीष देशमुख साहब, जैसे 2019 का हम देखते हैं इलेक्शन, उस वक्त पे 1,09,238 वोट फडणवीस साहब लेते हैं, और उन्हीं के एवज में सेकंड नंबर पर लगभग 60,000 वोट देशमुख साहब लेते हैं। तो ये 40,000 50,000 का जो मार्जिन रहता है, ये कहाँ से? कथनी और करनी में काफी अंतर है। मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इमेज जिस तरीके से लोगों के सामने रखी थी, लोगों को अभी रियलिटी पता लग गई कि ये कोई विचार हमारा विचार नहीं है, सोशल लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल विचारों के ऊपर ये काम करने वाले लोग नहीं, ये मनोवादी विचारों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, ये हिंसा को मानते हैं, है ना। तो अभी रियलिटी पता लगी है। इनकी राजनीति लोगों की राजनीति नहीं है, इनकी राजनीति सत्ता की राजनीति। क्या फर्क देखते हैं सर? सत्ता की राजनीति है। सन 2014 में आपने कॉन्टेस्ट किया, आप तकरीबन तब भी आप 55,000 तक पहुंचे, यानी जनता का प्यार मिला आपको। आपके वो तब भी बाजी मार गए फडणवीस साहब, 1,13,000 यानी समथिंग वो 14,000 तक पहुंच गए। तो इस बार 14 और 2024 में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव है, क्योंकि 2014 में एक मोदी जी की एक वेव थी, एक लहर पूरे देश में उन्होंने मीडिया के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से तैयार की थी, और देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट करके प्रोजेक्ट भी हुए थे। इसलिए लोगों को एक उम्मीद थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से यदि कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो निश्चित तौर पर हमारे एरिया का विकास होगा। हुआ विकास? तो उनके विकास की परिकल्पना अलग है, और लोगों के विकास की परिकल्पना कैसे समझा पाएंगे आपके मतदाताओं को? विकास जमीन का नहीं होता है, विकास लोगों का होता है। लोगों के जीवन में कोई बेहतर यदि जीवन होता है तो उसको विकास बोलेंगे। उनके डेवलपमेंट में उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वो स्थिति क्या है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? रोजगार की स्थिति क्या है? महंगाई किस कदर बढ़ गई है? तो उसको विकास नहीं बोलेंगे। सिर्फ सीमेंट रास्ते करना, और चीफ मिनिस्टर का काम कोई सीमेंट रास्ता करना नहीं है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कई उद्योग यहाँ आना था। मिहान प्रोजेक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो मिहान के जरिए यहाँ 10-20 हजार 50 हजार लोगों को यहाँ नौकरियां लगनी थी। कितने लोगों को नौकरियां लगी? आप लोगों के बीच में जाते हैं। यहाँ के जो उद्योग आने वाले थे, जो प्रपोज थे, वो गुजरात चले गए। अच्छा। उसके ऊपर फडणवीस जी तो कुछ बोलते नहीं है। वो गुजरात के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के अंडर में काम कर रहे हैं। मोदी जी उद्योग गुजरात ले जाते हैं तो उसका विरोध भी नहीं कर पाते। तो सही मायने में उनकी जो राजनीति है, सिर्फ सत्ता में टिके रहना, बने रहना, ये राजनीति है। और उसके लिए वो कोई भी स्तर पर जा सकते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। 14 की जो बात कर रहे हैं कि 55,000 वोट मैंने पाए थे, साथों साथ 25,000 वोट अन्य कैंडिडेट ने भी पाए थे। अच्छा। तो उनके अपोज में तकरीबन 80,000 वोट्स उनके अपोज में तब भी गए थे। उनको 1,09,000 1,16,000 जो भी मिले थे, मगर 80,000 मतदाताओं ने उनके खिलाफ, जब वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, लगभग ये माहौल पूरे समाज में, पूरे तभी अगेंस्ट थे लोग। तभी भी 80,000 लोग अगेंस्ट थे। हम आपके विधानसभा कांग्रेस को 55,000 वोट मिले थे। हम आपके विधानसभा में लगातार नजर बनाए रखे हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम देखते हैं कि तरक्की की बात होती है तो वो मायूस रहते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं तो मायूस रहते हैं, वो लोगों के जीवन के उत्थान की बात होती है तो वो मायूस रहते हैं। तो पर्याय व्यवस्था में आप किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं? हम देखेंगे कि कांग्रेस ने हरदम जो वंचित घटक है, समाज का जो वंचित घटक है, सर्वहारा जो है, उनके उत्थान के लिए काम किया है। आप देखेंगे कि स्वाधीनता के पहले इस देश की स्थिति क्या थी, और उसके बाद जो एजुकेशन में काम हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम हुआ है, रोजगार में काम हुआ है, लोगों का जीवन स्तर तो निश्चित तौर पर बदल गया, बढ़ा है। जिन लोगों को आदमी करके जीने का अधिकार नहीं था, उनको उनका उत्थान निश्चित तौर पर किया ना। किसने किया? संविधान की वजह से हुआ। संविधान ये हमारा ये बाइबल है, हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारे जीने का तरीका है, हमारे जीने और मरने का वो निश्चित करने वाला एक किताब है, वो साधारण किताब नहीं है। तो हमारे संविधान ने वो दिया है, और इन्होंने संविधान के सारे चीजें नकार रहे हैं। तो विकास जब कब होगा? लोगों का जीवन स्तर यदि बढ़ा है, उनके महंगाई यदि कम है, या उनके
इनकम में कुछ बढ़ोतरी हुई है। 10 सालों में कितने लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हुई है? 10 सालों में कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस लगी है? आज भी नहीं लगी है। आज कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स या जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको 18-20 हजार के ऊपर आज पगार नहीं है। क्यों नहीं है? तो कांग्रेस के जमाने में उनके लिए लॉज भी बने थे। मिनिमम वेजेस एक्ट था, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको जॉब सिक्योरिटी के लिए कायदे बने हुए थे। इन्होंने लेबर लॉज खत्म कर दिया। उपजीविका का अधिकार और उपजीविका कायदा ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी की सोच आम आदमी जो स्ट्रगलर है, हैंड टू माउथ है, जो सवेरे से शाम तक मेहनत करता है और कमा के लाता है, उसका जीवन बेहतर हो, उसको भी सभी बराबरी की सुविधा मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उसका जीवन स्तर बढ़े, उसको सम्मान मिले समाज में। मगर ये 10 सालों में वो जो डिस्टेंस है, गैप आ गई, गैप जो बढ़ गया है, वो तो काफी बढ़ रहा है। संविधान बोलता है कि गैप हमें कम करना है, मगर ये 10 सालों में आप देखेंगे कि गैप कम हुई या बढ़ गई है। सर अंत में हम अपने चर्चा के शिखर पर हैं। मेरा अंत में ये सवाल रहेगा कि आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की आप बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस के अंदर जब जातीय जनगणना की बात होती है तो उसी में एक खेमा विरोध में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के कुछ स्लीपर सेल भी कांग्रेस में एक्टिव है, ऐसा आप सोचते हैं? कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है और कांग्रेस की जो भूमिका है किसी नेता के द्वारा निश्चित नहीं हुई है। कोई नेता क्या बोलता है वो नहीं है। एआईसीसी में रिजोल्यूशन हुआ है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का रिजोल्यूशन होकर उन्होंने अपनी भूमिका निश्चित की है, वही अधिकृत भूमिका है। कांग्रेस के भीतर यदि कोई नेता जातिगत जनगणना का विरोध करता है तो कांग्रेस की भूमिका नहीं है, उनकी इंडिविजुअल भूमिका हो सकती है। उसके और कांग्रेस ने डायरेक्ट स्टैंड लिया है कि हमें जातिगत जनगणना करना है और जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आपकी पर्सनल राय है क्या है सर जातीय जनगणना? क्योंकि आपने बहुजन पर्व एक कॉन्सेप्ट चालू किया था, बहुजन सर्व बहुजन और सब, यानी जिसका मराठी का स्लोगन है, एक फेस्टिवल में आता है वो, हाँ, कि सारे बहुजन अगर से इकट्ठा हो जाएगा बहुजन सर्व। हाँ, हम तो क्या सोचते हैं बहुजन की बात क्यों, और आप विधानसभा में किस तरीके से सोचते हैं? बहुजन की बात क्यों करते हैं कि आप देखेंगे कि स्वाधीनता के पहले, संविधान के पहले ये जो बहुसंख्यक बहुजन थे उनकी स्थिति क्या थी? संविधान के जरिए बहुजनों को अधिकार प्राप्त हुए। ये जब संविधान ही विड्रॉ करे तो बहुजनों को अधिकार मिलेंगे क्या? उनके न्याय हक मिलने वाले हैं क्या? इसलिए हम अभी बहुजनों को धर्म के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। बीजेपी का और आरएसएस का जो नैरेटिव है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जातियों में बांटने की। हिंदू तो सभी है, तो हिंदू जब सभी है तो उसमें जाति जाति में क्यों बांट रहे हैं? तो उनका एजेंडा सिर्फ सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बने रहने के लिए जाति जाति में झगड़े लगाओ, धर्मों में झगड़ा लगाओ। मगर कांग्रेस ये इंक्लूसिव पार्टी है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करती है, सभी जातियों का रिस्पेक्ट करती है। हर एक जाति को उसके आधार पर, उनके संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और जो 50% जो कैप है आरक्षण की उसको हटा देना चाहिए, बैरिकेडिंग को निकाल देना चाहिए। आंकड़े सामने आएंगे तब तो उसका जो सोशल और इकोनॉमिकल एनालिसिस होगा, उसका सर्वे होगा, उस आधार पर आज भी कई लोग, बहुजन लोग जाति के आधार पर वंचित रहते हैं। सिर्फ इकोनॉमिकल, दक्षिण पश्चिम में भी वो स्थिति देखते हैं विधानसभा। क्या समस्या देखते हैं सर और उसका समाधान किस तरीके से देखते हैं? अंत में यहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? उनको जीवन जीने की जरूरतें पूरे करने वाले अधिकार चाहिए, उनको दान नहीं चाहिए। संविधान ने राइट्स दिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स निकाल के ये दान देने की बात कर रहे हैं कि हम जो देंगे उससे उसके ऊपर आप समाधानी रहो और आप उतना ही जियो और उतना ही काम करो। गुलाम बनाना चाहते हैं। हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी किससे? आज़ादी महंगाई से, डर से आज़ादी चाहिए। यहाँ पूरे समाज में डर का माहौल खड़ा कर दिया। हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, सत्ता के विरोध का डर। अच्छा, फिर सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग आ गए उसमें, सब लोग आ गए। यानी एक सत्ताधारी पक्ष है और एक जो विपक्ष में आप लोग हैं, आपके साथ लोग हैं। विपक्ष नहीं, लोग भी डरते हैं सत्ता के विरोध में बात करने के लिए। तो ये जो माहौल जो बनाया है ये तो संविधान के विरोध में है, लोकशाही के विरोध में। जहाँ पे डर है वहाँ स्वतंत्रता हो सकती है कि हम आजाद
महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं है। वो हमारी लड़ाई विचारधारा की है। तो विचारधारा जो है, आरएसएस का जो विचारधारा एक तरफ है और एक कांग्रेस की विचारधारा एक तरफ है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने जो संविधान के माध्यम से लोगों को दिया है, इंक्लूसिव, सभी जाति धर्मों का समावेश इस देश में है और रहेगा और उसका संरक्षण भी होगा। सबका संरक्षण, सबका विकास, यानी एक तरीके से डिफेंस, किस तरीके से किसी देश का डिफेंसिव सिस्टम काम करता है, चाहे वो हंसी का इंडेक्स हो, हम पिछड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी के वर्ल्ड इंडेक्शन में हम पिछड़ते जा रहे हैं। देश भर के मुद्दों के साथ अपनी विधानसभा को किस नज़रिए से समाधान के रूप में देखते हैं। प्रफुल्ल सर, हम उनसे मुखातिब थे, उनसे रूबरू आपको करवा रहे थे और वो बता रहे थे कि दक्षिण पश्चिम एक विधानसभा है, लेकिन देश और दुनिया के जो मुद्दे हैं वो किस वजह से इस विधानसभा को इफेक्ट करते हैं, और हम अगर से जीत के जाएंगे तो हमारे पास निवारण किस तरीके से है वो समझा रहे थे। आप जुड़े रहिए। 5 गारंटीज भी दिए हैं। 5 गारंटी का जो ब्रेकिंग न्यूज आई है कांग्रेस की तरफ से, अगर से आप दर्शकों को बता पाए कम शब्दों में तो आप बताइए। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, ये जो प्रमुख जो विषय है, और किसानों को कर्ज माफी, किसानों के जो उत्पाद है उसको भाव मिलना चाहिए, ये हमारी बेसिक गारंटीज है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने किसानों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, और महिला सुरक्षा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ये चाहते हैं कि नशा मुक्ति, क्योंकि नशे में लोगों को एक बड़ा कारोबार सरकार के माध्यम से, सरकार के प्रोटेक्शन में नशे का कारोबार हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर है, उन्हीं के शहर में नशे के कारखाने मिल रहे, उसके छापे पड़ रहे। तो आप समझिए कि समाज किस तरह जा रहा है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं देना है, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं देना है, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन करके सरकार खुद को विड्रॉ करना चाहती है। जो स्वास्थ्य और एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रोजगार निर्मिति में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। सीमेंट रोड, फ्लाईओवर्स, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन। आज हमारी बेसिक जरूरतें यदि पूरी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर हम सोच सकते हैं, मगर आज लोगों की बेसिक जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, और ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा। हम देखते हैं कि आज सामान्य युग नहीं रहा, ये आईटी का युग है। लोग प्रबुद्ध हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस ओर जाना है। इविल्स फोर्सेस या फिर जो शांति और मानवता की बात करती है वो फोर्सेस, ये दोनों का सदियों से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लेकिन आज दक्षिण पश्चिम में ये जो सालों की प्रॉब्लम जो खड़ी होती है, इसका समाधान करने के लिए जो लोग आगे आएंगे और जो लोग उनका मतदाता लोग उनको पसंद करके आगे उनको जीत के और लेके जाएंगे, उनका समाधान करेंगे, ऐसे लोगों को चुनिए। ऐसा यहाँ से हम लोग एक अपील करते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज़ के साथ। हम बात कर रहे थे प्रफुल्ल सर से, जो दक्षिण पश्चिम के अधिकृत उम्मीदवार है कांग्रेस की तरफ से। आप बने रहिए आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।